बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की थ्योरी के बारे में देख रहे थे और हमने देखा कुछ के सॉल्वेंट्स कैसे अफेक्ट करते हैं अ, किसी भी एनालिसिस को। और फिर हमने देखा कि जो चार्ज ट्रांसफर जो है ना एब्जॉर्प्शन होती है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कम्प्लेक्सेस में वो कैसे होती है जनरली। वो हमने कहा था कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का जो इंटरनल प्रोसेस होता है उसी वजह से हमारे पास एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन होती है। आज हम थोड़ा सा मजीद इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जब एनालिसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसमें हम अ, कुछ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। अगेन जो मोस्टली यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज होती है दैट इज एक्चुअली फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस, बट समटाइम्स आप कह सकते हो कि इसको हम क्वालिटेटिव एप्लीकेशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। आगे चल के हम देखेंगे कि बेसिकली आपके पास जो क्रोमोफोर ग्रुप्स होते हैं वो समटाइम्स एब्जॉर्प्शन देते हैं आपको यूवी विजिबल रेंज में, जो कि 200 से ऑनवर्ड टू 800 नैनोमीटर तक है। और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है टुवर्ड्स यूवी विजिबल रेडिएशन। ये आईआर की तरह नहीं है कि आपको हर एक बॉन्ड का आपको पीक मिलती है विद इन दी स्टडी रेंज। इसमें ये होता है कि आपके पास कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिसको आप देखते हो और उसको जो आप रिकॉग्नाइज करते हो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज ट्रांसपेरेंट, तो ओनली क्रोमोफोरिक ग्रुप जैसे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर प्रेजेंट है, अगर एरोमेटिक रिंग अगर आपके सैंपल में है, और इसी तरह अल्कीन्स वगैरह हैं या अल्काइंस हैं, ट्रिपल बॉन्ड हैं, उसी को आप जो है ना, जो कि आपके पास ट्रांजिशंस मोस्टली होती हैं पाई टू पाई स्टार या सिग्मा टू सिग्मा स्टार या सिग्मा टू पाई स्टार ट्रांजिशंस, वो आप इसमें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखते हो। अच्छा, तो एक या दो पीक्स ही आपके पास मॉलिक्यूल में होती हैं जो कि आपको एब्जॉर्प्शन देती हैं, और उसी से आप जो है ना अपने मॉलिक्यूल को कैरेक्टराइज करते हो। स्पेक्ट्रा डू नॉट हैव इनफ फाइन स्ट्रक्चर। जो यूजुअली यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपके पास जो स्पेक्ट्रम आता है उसमें फाइन स्ट्रक्चर नहीं होता। एक तो फाइन स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था कि उसमें आपके हर एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के साथ एसोसिएटेड वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स होते हैं, फिर हर एक वाइब्रेशन के साथ एसोसिएटेड रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं। और मोस्टली जब आप यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो एनालिसिस है वो परफॉर्म कर रहे हो तो इन लिक्विड स्टेट या सॉल्यूशन की फॉर्म में आपके पास सैंपल होता है जो कि कंडेंस्ड फेज में होता है, तो बहुत सारा फाइन स्ट्रक्चर उसका जो है ना वो डिमिनिश हो जाता है। जैसे कि उसमें रोटेशनल एनर्जी लेवल्स जब आप कहते हो तो वो सम सॉर्ट ऑफ एब्सेंट होते हैं उसमें। तो जनरली आपके पास जो यूवी स्पेक्ट्रम होता है या यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम होता है उसको उसकी आप कंपैरिजन करते हो, उसी सैंपल का आप आईआर भी ले लेते हो, समटाइम्स एनएमआर या मैस, और सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट वगैरह से उसको जो है ना आप कैरेक्टराइज करते हो। तो ये एक आप यूं समझ लें कि एक एडिटिव टेक्निक है आपके पास, और इससे आप क्वालिटेटिव, समटाइम्स क्वालिटेटिव का ये है ना कि आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं जैसा कि डबल बॉन्ड के अगर हैं तो डबल बॉन्ड तो मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसने एक लैम्डा मैक्स दे देनी होती है आपके पास स्पेक्ट्रम में। और फिर आप उस डबल बॉन्ड को या कोई भी जो क्रोमोफोर एक ग्रुप है उसको आप
क्रॉस चेक करते हो यूजिंग आईआर, एनएमआर या मैथ्स, या फिर उस सॉल्यूशन की या उस सैंपल की आप मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो देखते हो। अगेन आ जाता है आपके पास सॉल्वेंट इफेक्ट। तो सॉल्वेंट इफेक्ट लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि इसके क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। जनरली आपके पास ये होता है कि वो उस पर्टिकुलर रेंज में, जिस रेंज में आप स्टडी कर रहे हो उसमें वो सॉल्वेंट एब्जॉर्ब ना करे। फिर आप टेस्ट करते हो, डिफरेंट सॉल्वेंट को अप्लाई करते हो अपने सैंपल पे, या जब सैंपल सैंपल का एनालिसिस कर रहे होते हो तो उसका सोल्यूशन जो है ना वो आप बनाते हो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सॉल्वेंट्स में। तो फिर आप उनमें उसकी जो लैम्डा मैक्स की वेरिएशंस हैं वो फाइंड आउट करते हो, उसको देखते हो। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो किस टाइप का है, या उसको सॉल्वेंट कैसे अफेक्ट कर रहा है। स्लिट विड्थ, विड्थ को हम देख चुके हैं मोनोक्रोमेटर की, जब हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हमने कुछ कहा था कि आपका जो रेजोल्यूशन है ऑफ द स्पेक्ट्रम वो डिपेंड करता है आपके स्लिट विड्थ पे भी। तो ये स्लिट विड्थ की जब आप बात करते हो तो ये एग्जैक्ट स्लिट विड्थ है उस पे भी जो है ना वो उसका डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, और फिर हमने देखा था कि उसमें सिग्नल टू नॉइस रेशो को भी आपका ये स्लिट विड्थ जो है ना वो अफेक्ट करता है। लेट्स से कि मोनोक्रोमेटर को अगर आप रिमाइंड करें कि उसमें आपके पास एंट्रेंस स्लिट होती है और एग्जिट स्लिट होती है, फिर आपके पास वहाँ पे कुछ एक एक ग्रेटिंग होता है और ग्रेटिंग पे आपके पास लाइनिंग होती है। तो रेजोल्यूशन और डिस्पर्शन का जो फिनोमिना था वो हमने वहाँ पे स्टडी किया था, वो डिपेंड करता है स्लिट विड्थ पे भी। तो जितनी वाइड स्लिट विड्थ होगी तो आपके पास जो जो स्पेक्ट्रम आएगा उसमें फाइन स्ट्रक्चर जिसको आप देखने की कोशिश कर रहे होते हो वो सम टाइम एब्सेंट होता है। जैसे कि ये राइट पे आप फिगर देख रहे हो, तो जैसे जैसे आप स्लिट विड्थ को डिक्रीज करते जाते हो तो आपके पास ये पीक जो है, ये लैम्डा मैक्स पे जो आ रही है वो शार्प होती जाती है और यू कैन इजीली डिस्टिंग्विश। अब स्लिट विड्थ को अगर आपने बहुत ही वाइड रखा हुआ है, और ये अगेन सम टाइम कुछ जो एडवांस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हैं उसमें आप जो है ना जो स्लिट विड्थ है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने तौर पे। अ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो अवेलेबल इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें ये फिक्स्ड होती है। तो ये डिपेंड करता है आपके इक्विपमेंट पे कि उसकी स्लिट विड्थ कितनी है, और उसकी जो स्पेक्ट्रम आप अटेन करते हो वो अकॉर्डिंगली उसी विड्थ पे जो है ना वो डिपेंड करता है। स्लिट विड्थ से हम ये मुराद लेते हैं कि आपका जो एमिट हो रहा है बैंड विड्थ, विड्थ क्या है उसकी, बैंड बैंड की जो विड्थ है वो कितनी है, वो जो सैंपल से आप पास करवा रहे होते हो। तो अगेन और हमने ये कहा था कि स्लिट विड्थ की जब आप बात करते हो तो आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है विद सिग्नल टू नॉइस रेशो। अगर आप बहुत ही नैरो कर देते हो स्लिट विड्थ को, इसका मतलब ये है कि जो सिग्नल्स सैंपल के थ्रू पास होकर डिटेक्टर तक पहुंचेंगे तो उसमें वो समटाइम्स नॉइस और जो पीक है आपके सैंपल की अपनी उसमें वो डिफरेंशिएशन नहीं हो पाती। तो उसको आप यूँ कह सकते हो कि आपको एक कंप्रोमाइज़ सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है, कि आपके पास सिग्नल टू नॉइस रेशो जो है वो भी डिटोरिएशन उसकी ना हो और आपके पास पीक भी अच्छे तरीके से बन के आए। तो अगेन जैसे मैंने कहा कि ये मैन्युफैक्चरर पे है और आपने जो इक्विपमेंट परचेज़ किया हुआ है उस पे डिपेंड करता है, और समटाइम्स जो एडवांस इक्विपमेंट है उसमें आप इसको वेरी कर सकते हो, बट विद इन ए लिमिटेड रेंज। जैसे फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स आपके पास आ रहे हैं आजकल, तो उसमें आपके पास ऑप्शन होती है कि आप स्लिट विड्थ की जो डिफरेंट नैनोमीटर की रेंज में होती है तो आप उसको वेरी करके उसको सिलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंगली। और ये हिट एंड ट्रायल होता है, आप एक दफ़ा सैंपल को रन करते हो और उसका आप एनालिसिस करते हो, फिर आप उसकी स्लिट विड्थ को चेंज करके दोबारा उस
सैंपल को रन करते हो और फिर उसका जो है ना एनालिसिस करते हो, तो जहाँ तक जब तक वो फाइन स्ट्रक्चर आपको विजिबल नहीं हो जाता आपके स्पेक्ट्रम में, तो आप कॉन्स्टेंटली उसकी वेरिएशन करते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने आपसे कहा कि ये फिक्स्ड होती है। फंक्शनल ग्रुप की डिटेक्शन आगे चल के हम देखेंगे कि ये मोस्टली जो क्वालिटेटिव एनालिसिस की जब आप बात करते हो तो उसमें आपके पास, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक या दो पीक्स ही आपके पास आती हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम में, फिर उसको आपको रिलेट करते हो विद अदर टेक्निक्स, एनएमआर, आईआर वगैरह और नेस वगैरह से। Although not an unambiguous identification of organic groups, but somehow it is useful for the detection of functional groups, at least some. For example, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि जब आपके पास वीक एब्सॉर्प्शन बैंड होता है और 280 से 290 नैनोमीटर के दरमियान वो एक पीक है, और it is displaced toward shorter wavelength with increased solvent polarity, it would indicates carbonyl group। तो carbonyl group की एक प्रॉपर्टी है, अगर वो जो 280 से 290 नैनोमीटर के दरमियान वो जो पीक दे रहा है, तो जब आप सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज करते हो तो क्या होता है कि आपके पास जो शिफ्ट आती है वो टुवर्ड्स लोअर वेवलेंथ होती है, और इसको आप हिप्सोक्रोमिक और ब्लू शिफ्ट कहते हो। तो इससे आप ये रिजल्ट निकालते हो, आप कहते हो कि this is a kind of carbonyl group that is present in your sample, and second one is the weak absorption near 260 नैनोमीटर पे। अगर आपके पास वीक एब्जॉर्प्शन है तो इसका मतलब ये है कि ये एरोमेटिक रिंग को रिप्रेजेंट करता है। नाउ यूवी एक इंटरेस्टिंग है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में समटाइम्स आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। लेट्स से कि आपके पास अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो जब आप उसको यूवी विजिबल रेंज में स्टडी करते हो तो आपके पास थ्री पीक्स बनती हैं, और आप यूँ कह सकते हैं थ्री सेट्स ऑफ बैंड्स आपके पास बनते हैं, जिसमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होती हैं। ज़ाहिर है पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके पास एरोमेटिक रिंग में, तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी उसमें ज़्यादा होती है। एक आपके पास स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन पीक होती है, दैट इज एट 184 नैनोमीटर, और यूजुअली जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आपके पास लैब में अवेलेबल होता है, आप उसमें जो रेंज स्टडी करते हो वो 200 से ऑनवर्ड अप टू 800 जनरली करते हो। लेकिन सम टाइम जब आप को स्पेशलाइज्ड एनवायरनमेंट में या स्पेशल इक्विपमेंट उसका यूज करके, तो आप ये थर्ड पीक ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड को या थर्ड बैंड ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड को भी आप देख सकते हो एट 184 नैनोमीटर। सेकंड पीक जो आपके पास होता है वो काइंड ऑफ वीकर बैंड होता है एट अराउंड अबाउट 204 नैनोमीटर, ये एरोमेटिक के केस में है। स्टिल वीकर पीक एट 256 नैनोमीटर। आपके पास अगर तीन पीक्स हैं, और जनरली जो इक्विपमेंट आपके पास अवेलेबल होते हैं उसमें ये दो पीक्स ही, क्योंकि आपकी स्टडी रेंज होती है वो 200 से ऑनवर्ड टू 800 होती है, तो आपके पास ये दो पीक्स जो है ना वो आपको नजर आ रही होती हैं स्पेक्ट्रम में। यहाँ पे इस रेंज में अगर दो पीक्स आपको नजर आए तो आप समझ लेते हो कि ये हाइड्रो जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैं ये वो हैं। These peaks are strongly affected by ring substitution। तो जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हो, फॉर एग्जांपल मिथाइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन, या NH2 की, या और बहुत से आपके पास क्रोमोफोरिक ग्रुप्स हैं, तो वो इन इन पीक्स को अफेक्ट करते हैं। ये जो
जनरली आप इसको कहते हो कि एज अ काइंड ऑफ लैम्डा मैक्स है आपके पास, तो इनको अफेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आ जाती है कि एक 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 ग्रुप जो कि खुद एब्जॉर्प्शन ना दे उस रेंज में जिस रेंज में आप स्टडी कर रहे हो, लेकिन वो दूसरी पीक्स को, उनकी एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी को वो अफेक्ट करे, तो वो क्या होता है कि आक्सोक्रोम्स हैं आपके पास, that does not itself absorb but shift chromophoric peaks to longer wavelength and increasing intensity। तो इसकी एक क्वालिटी है ऑक्सोक्रोम की कि एक तो ये पीक्स को शिफ्ट करती हैं टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ, और प्लस ये उसकी इंटेंसिटी को भी इंक्रीज करती है, तो इसको आप बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हो और रेड शिफ्ट कहते हो। जैसा कि OH and NH2 have axochromic effect on benzene chromophore। तो अगर मैं इसका टेबल आपको बताऊं, यहाँ पे हमारे पास अगर मैं इसका आपको टेबल, हाँ, ये है हमारे पास टेबल। अगर आप ये बेंजीन को देखें तो ये एक E2 बैंड है, हम इसको E2 बैंड कहते हैं। जो 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 मैंने आपको बताया कि 184 नैनोमीटर पे एक आता है, एक 204 पे आता है और एक 256 पे आता है। चूंकि ये हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की जो रेंज है हमने सेलेक्ट की हुई है, उसमें 200 से ऑनवर्ड 800 तक। तो यहाँ पे अगर आप बेंजीन को देखें तो C6H6 204 पे है एक हमारे पास बैंड, और उसका जो मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट है वो 7900 है, और एक जो हमारे पास पीक है वो 256 पे है, और उसका जो मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट है वो एट 200 पे है हमारे पास। अब लेट्स से कि इसमें आप हाइड्रोक्सिल जो कि हाइड्रोक्सिल एक है और एक NH2 जो है ना एनिलीन के केस में, ये दो ग्रुप आप इसके साथ अटैच करते हो। तो देखते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ना वो कैसे अफेक्ट करता है। एक तो ये इसके ये अगेन 204 से हमारे पास 211 तक ये जो है ना इसकी मूवमेंट होगी, ये मतलब चेंज हो गया या शिफ्ट हो गया लैम्डा मैक्स आपका जो E2 बैंड का था, दैट इज नाउ एट 211 नैनोमीटर। और यहाँ पे कुछ आपके पास इंटेंसिटी आप यूं कह सकते हो कि ये डिक्रीज हुई फर्स्ट बैंड की, और सेकंड बैंड जो था वो 256 से 270 पे चला गया। हाइड्रोक्सल के केस में 270 पे शिफ्ट कर गया, लॉन्गर अगेन लॉन्गर वेवलेंथ पे चले गया। और यहाँ पे अगर आप देख लें तो इसकी जो आप कह सकते हैं बी बैंड जो है, या जो थर्ड पीक है हमारे पास एट 256, वो 270 पे चलेगी, और वो 200 से इंक्रीज की उसकी इंटेंसिटी या उसका मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट 1450 पे आ गया, आपके पास आ गया। तो ये एक आक्सोक्रोमिक इफेक्ट है जो कि मोस्टली आप देख सकते हो एट लास्ट पीक, कि आक्सोक्रोमिक इफेक्ट की वजह से उसकी वेवलेंथ जो है ना वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ, जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जिस वेवलेंथ पे हो रही है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रही है, और उसकी इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो गई है। सेकंड एनिलीन के केस में देखें NH2 ग्रुप, तो ये 204 से 230 नैनोमीटर पे ये शिफ्ट होगी लैम्डा मैक्स। और ये फर्स्ट पीक की जो इंटेंसिटी है वो भी इंक्रीज हुई है 7900 से ऑनवर्ड 8600 तक ये पहुंच गई है। और ये जो लास्ट वाली पीक है लैम्डा मैक्स जो 256 पे थी, दैट इज नाउ ऑन टू 80 नैनोमीटर,
एंड अगेन 1430 जो ये लास्ट वाली पीक है, इसकी इंटेंसिटी को भी इसने इंक्रीज कर लिया है। इन दोनों के दरमियान आप देखें ये जो ओ नेगेटिव आयन है, इससे एक H हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ओ नेगेटिव आयन है, तो इसने खासी जो है ना, इसने तो एक तो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ इसको भी मूव किया, और फिर 84 9400 तक इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज की, और 287, और यहाँ पे अगेन इन दोनों के कंपैरिजन में OH के और NH2 की कंपैरिजन में इस ओ नेगेटिव जो कि आयन है आपके पास, उसने ज्यादा इंक्रीज किया इसकी इंटेंसिटी को, और वेवलेंथ को उसने फर्दर मूव किया टूवर्ड्स, आप कह सकते हैं कि लॉन्गर वेवलेंथ। तो यहाँ पे हम दोबारा आ जाते हैं। अच्छा, तो ऑक्सोक्रोमिक सब्स्टिट्यूशन हैव एट लीस्ट वन पेयर, और अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? एक तो हमने देख लिया कि OH एंड NH2 हैव ऑक्सोक्रोमिक इफेक्ट ऑन बेंजीन क्रोमोफोर। सेकंड, फिर ऑक्सोक्रोमिक जो ग्रुप है जो कि खुद एब्जॉर्ब नहीं करता लेकिन वो शिफ्ट करता है the lambda max go towards the longer wavelength. So oxochrome have at least one pair of आप कह सकते हैं कि of electron capable of interacting with pi electrons, because it leads to the effect of stabilizing pi star state, thereby lowering its energy, and it will move towards the longer wavelength। जैसे कि हमने सॉल्वेंट स्केल में सॉल्वेंट अफेक्ट में देखा था कि जब वो उसके ग्राउंड स्टेट जो एक्साइटेड स्टेट को वो अगर वो स्टेबलाइज कर ले, तो इसका मतलब है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ आपकी एब्जॉर्प्शन वो शिफ्ट होगी, आपको कम एनर्जी की जरूरत होगी उसको एक्साइट करने के लिए उस मॉलिक्यूल को। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि इसके पाई स्टार, ये जो एक्साइटेड स्टेट है उसमें पाई स्टार को स्टेबलाइज करता है ये ऑक्सोक्रोम, ड्यू टू द stabilizing effect of its pair of electron that it has. So therefore it will shift the absorption maximum towards the longer wavelength. Quantitative analysis, that is important characteristics of spectrophotometric analysis। आपके पास ये भी एक important इसका characteristics है। एक तो ये है कि it has wide applicability to both organic and or inorganic systems। आल्दो कि जैसे मैंने आपसे कहा कि ये 1 और 2 पीक्स ही देता है इस रेंज में 200 से 800 नैनोमीटर तक, लेकिन आप इसको वाइडली यूज कर सकते हो फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सिस्टम्स। किसी न किसी मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ ऐसा ग्रुप होता है जो कि इस रेंज में आपको एब्जॉर्प्शन देता है। इसकी डिटेक्शन लिमिट्स हैं, जो कि आप कह सकते हो कि 10⁻⁻⁴ से लेके 10⁻⁻³ मोलर तक ये डिटेक्शन कर सकते हैं। तो बहुत ही कम क्वांटिटी, आप इसको ये कह सकते हैं कि ये इज अ काइंड ऑफ सेंसिटिव टेक्निक, कि आपको बहुत कम अमाउंट की ज़रूरत होती है सैंपल की उसको डिटेक्ट करने के लिए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। मॉडरेट टू हाई सिलेक्टिविटी, सिलेक्टिविटी का मतलब ये है कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को आप एक खास रेंज में देखते हो, क्योंकि वो इज अ काइंड ऑफ सेलेक्टिव टेक्निक है। एक खास मॉलिक्यूल जैसे एरोमेटिक का हमने जिक्र किया कि वो स्पेसिफिक वेव नंबर वेव लेंथ पे आपको एब्जॉर्प्शन देते हैं, तो इज अ काइंड ऑफ सेलेक्टिव टेक्निक भी आप इसको कह सकते हैं। मॉडरेट टू हाई, मॉडरेट का इसलिए यूज किया गया है यहाँ पे कि मैंने आपसे कहा कि समटाइम्स आपके पास
एरोमेटिक जैसे बेंजीन रिंग है तो बेंजीन रिंग आपस में मिलके बहुत से एरोमेटिक कंपाउंड्स आपको बनाते हैं, मिलते हैं उसमें। तो जनरली द काइंड ऑफ मॉडरेट सेलेक्टिव या टेक्निक आप इसको कह सकते हैं। फोर्थ इसकी क्वालिटी ये है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी की कि इट हैज़ गुड एक्यूरेसी। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो रिजल्ट होते हैं वो रिप्रोड्यूसिबल होते हैं, आप उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हो। अगेन साइंटिफिक लिटरेचर जब आप उसमें एक्सपेंशन कर रहे होते हो तो आपके पास जो एनालिसिस के थ्रू रिजल्ट आ रहे होते हैं तो उनको चाहिए कि वो रिप्रोड्यूसिबल हो। अगर कोई और भी उसको करना चाहे विद दोज सेलेक्टेड पैरामीटर्स व्हिच यू हैव गॉन थ्रू, तो उसके थ्रू भी आप जो है ना आप ये कह सकते हो कि इसकी एक्यूरेसी भी अच्छी है। ईज एंड कन्वीनियंस ऑफ डाटा एक्विजिशन, आप जैसे कि बहुत से इक्विपमेंट है जैसे कि एनएमआर है, थोड़ा सा उसमें डिफिकल्टी है, उसमें थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, वो आम बंदा उसको रन नहीं कर सकता। तो आप इस इक्विपमेंट को जनरली विद आप कह सकते हैं लिटिल प्रैक्टिस आप कोई भी सैंपल इस पे एनालाइज कर सकते हो इजीली। तो यूँ कह सकते हो कि आप इससे डेटा जो है वो इजीली एक्वायर कर सकते हो। आपको एब्जॉर्बेंस वर्सेस जो वेव नंबर है, वेव लेंथ है, उसके थ्रू आपके पास प्लॉट आता है, उसको प्लॉट करके उसकी इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। तो इजी टेक्निक है ये। एप्लीकेशन टू एब्जॉर्बिंग स्पीशीज, मैंने आपसे कहा कि क्वांटिटेटिवली अगर कोई चीज़ कोई एक सैंपल में कोई ग्रुप ऐसा प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो सैंपल किसी रेंज में किसी इस जो स्टडी रेंज है आपकी उसमें लैम्डा मैक्स आपको दे रहा है, तो फिर तो आपको कोई मसला नहीं है। आप उस सैंपल का क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हो। समटाइम्स और वो इजी है जब भी आपके पास सैंपल में कोई एब्जॉर्प्शन कोई क्रोमोफोर ग्रुप की वजह से हो रही हो तो आप उस सैंपल को कैरेक्टराइज कर सकते हो। समटाइम्स आप के पास ऐसे एनालिसिस आप करना चाह रहे होते हैं कि आप इस टेक्निक को नॉन एब्जॉर्बिंग स्पीशीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और इसमें ये होता है कि केमिकल लीजेंट आपके पास एक होता है जिसको आप रिएक्ट करवाते हो टुवर्ड्स द एनालाइट, जो कि नॉन एब्जॉर्बिंग होता है इस केस में। और ये जब आप रिएक्शन कर लेते हो जो प्रोडक्ट आपके पास बनता है वो कलर्ड होता है। तो इसका मतलब यह है अगर आपके पास कलर्ड एब्जॉर्प्शन कलर्ड प्रोडक्ट बने तो वो आपको यूवी विजिबल रेंज में जो है ना वो एब्जॉर्प्शन देता है, लैम्डा मैक्स देता है। तो इसमें ये एक बात का ये ख्याल रखना पड़ता है आपको कि जो आप रिएजेंट रिएक्ट करवा रहे हो विद एनालाइट तो उसको कंप्लीशन की तरफ जाना होता है। लेट्स से ए अगर आपके पास एक रीजन है और बी वो एनालाइट है कि जो कि जो कि नॉन एब्जॉर्बिंग है, जब ए और बी आप रिएक्ट करवाते हो तो आपके पास प्रोडक्ट आता है ए बी। तो ए बी जो है ना वो कलर्ड प्रोडक्ट है और उस ए बी को आप यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो है ना वो डिटेक्ट करते हो और उसको कंप्लीशन की तरफ जाएगा तभी आपको बी की जो कंसंट्रेशन है आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। या आप उसको यूँ कह सकते हो कि ए इसमें लिमिटेंट रिएक्टेंट होगा जिस जो भी रीजन है आपका, तो जब वो ख़त्म हो जाएगा और आपके पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट आ जाएगा तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो बी की जो कंसंट्रेशन है। कम्प्लेक्सिंग एजेंट्स जो आपके पास अवेलेबल हैं वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन आपकी बुक में ये प्रेजेंट हैं। थायोसाइनेट जो एक आयन है या कम्प्लेक्स है या इनऑर्गेनिक कम्प्लेक्स है तो वो आप यूज करते हो आयरन, कोबाल्ट और मोलिब्डेनम की डिटेक्शन के लिए।
आयरन को वल्नेरिलियम फॉर एग्जांपल आपके नॉन एब्जॉर्बिंग स्पीशीज हैं, लेकिन जब वो इसके साथ कम्प्लेक्स बनाते हैं तो आपको बस कलर्ड प्रोडक्ट बनता है, तो आप इनकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरह हाइड्रोजन परऑक्साइड है, तो वो टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम की डिटेक्शन के लिए इसके साथ कम्प्लेक्सेशन करके तो आपके पास इन इन तीनों को आप डिटेक्ट कर सकते हो इसमें। इसी तरह आयोडाइड आयन है, तो वो बिस्मथ, पैलेडियम और टिलीरियम जो है ना वो उसकी डिटेक्शन आप उसमें कर सकते हो। The most important some most important organic chelating agents are that is ethyl डाईथायोकार्बमेट जो कि है, आप इसका स्ट्रक्चर जो है ना गूगल के थ्रू कर सकते हो। तो वो कापर की डिटेक्शन के लिए वो कापर के साथ कम्प्लेक्स बनाता है, कलर्ड प्रोडक्ट बनाता है, तो आप उसकी डिटेक्शन कर सकते हो। 110 फिनanthroline, I think फिनanthroline, द 110 फिनंथ्रोलिन जो कि आप आयरन के साथ उसकी जो है ना वो कम्प्लेक्सेशन करवा के तो उसका जो है ना प्रोडक्ट कलर्ड होता है, तो आप उसकी आयरन की डिटेक्शन कर सकते हो। डाइफिनाइल थायोकार्बाजीन जो है वो लेड की डिटेक्शन के लिए आप उसको चूज कर सकते हो थ्रू कम्प्लेक्सेशन। अब इसमें प्रोसीजरल डिटेल्स आ जाती हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में या यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री पे आप ऐसी कंडीशन डेवलप करते हो दैट यील्ड्स ए रिप्रोड्यूसिबल रिलेशनशिप। तो वो कंडीशन कैसे कि आप उसमें एक कैलिब्रेशन कर्व जो है ना जनरेट करते हो, एब्जॉर्बेंस वर्सेस कंसंट्रेशन। तो जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाते हो किसी भी एनालाइट की, तो उसी तरीके से उसकी एब्जॉर्ब एट लेमडा मैक्स पे जो एब्जॉर्बेंस हो रही होती है वो भी इंक्रीज होती है। तो आप एक कैलिब्रेशन कर्व जो अगर आपके पास डेवलप हो जाती है किसी भी एनालाइट के लिए, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो रिजल्ट आएंगे उस मेथड के थ्रू वो रिप्रोड्यूसिबल होंगे। अ, फिर आप सिलेक्शन ऑफ वेवलेंथ करते हो। सिलेक्शन ऑफ वेवलेंथ से मुराद ये है कि जब आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे होते हो तो एक लैम्डा मैक्स को आप सिलेक्ट करते हो, क्योंकि उस लैम्डा मैक्स पे आपके पास एरर के चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं। और अनलेस एंड अनटिल के आप इस किस्म का सॉल्वेंट या कोई आक्सोक्रोम उसमें सब्स्टिट्यूट नहीं करते, तो आपके पास वो लैम्डा मैक्स वो कांस्टेंट या एक ही वेवलेंथ पे आपके पास लैम्डा मैक्स आ रही होती है, तो आप उसके अगेंस्ट जो है ना एक कैलिब्रेशन कर्व ड्रा कर सकते हो, और या आप अपने सैंपल का एनालिसिस या उसकी कंसंट्रेशन का कंपैरिजन दूसरे सैंपल के साथ कर सकते हो। कुछ आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, उनको भी आप कंसिडरेशन में लेना होता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नेचर ऑफ द सॉल्वेंट अफेक्ट करता है आपकी लैम्डा मैक्स को, पीएच अफेक्ट करती है, टेम्परेचर अफेक्ट करता है, हाई इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन। ये सारे पैरामीटर्स जो हैं वो आपकी एब्जॉर्बेंस, सैंपल की एब्जॉर्बेंस को वो अफेक्ट करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पैरामीटर्स की सिलेक्शन कैसे होती है, क्योंकि अल्टीमेट आपका गोल यही होता है कि आप अगर इनफैक्ट अगर क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे होते हो तो आपके वो जो रिजल्ट्स हैं, ये जो मेथड आपने अडॉप्ट किया है उसको रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। तो उसके लिए इन सारे पैरामीटर्स को आप कंसिडरेशन में लेते हो। जो आपके पास कवेट्स होती हैं जो जनरली यूज होती हैं आपके एनालिसिस में, तो उसको आप अच्छे तरीके से उसके जब भी आप उसको यूज करें तो उसको अच्छे तरीके से आप रिंस कर लेते हो विद डिस्टिल वाटर या विद एथानॉल इन ऑर्डर टू मेक देम क्लीन, कि उसमें कोई पार्टिकल, कोई डस्ट पार्टिकल ना हो या किसी और सॉल्यूशन के कुछ पार्टिकल्स या लेफ्ट ना हो उसमें कुछ कोई भी सॉल्यूशन, और तो वो इंटरफेयर नहीं करेगा।
जनरली आपके पास जो सेल्स होते हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली जो सेल्स आपके पास अवेलेबल होते हैं या जो इक्विपमेंट के साथ आते हैं वो पेयर की फॉर्म में आते हैं, तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैच होना भी ज़रूरी है। ये समटाइम्स अगर आप इसको प्रैक्टिस भी कर लेंगे, जब आप विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर आप करें लैब में जाके, रिसर्च लैब में, तो दो डिफरेंट पेयर्स के आप दो सेल्स अगर ले लेते हैं तो आपके रिजल्ट जो है ना वो अच्छे नहीं आएंगे। आप उसमें एब्जॉर्प्शन स्टडी जो है ना वो अच्छी तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि वो पेयर में जब सेल होते हैं तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना वो सेम होता है, तो वो इंटरफेयर नहीं करता। अगर दो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आप दो दो सेल यूज करते हैं, एक रेफरेंस और सॉल्वेंट आपके जो सॉल्यूशन है उसके डिटेक्शन के लिए, तो उसमें आपके पास प्रॉब्लम होती है और आपके पास रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। तो मेक श्योर कि दोनों सेल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो सेम है। और वो जनरली आप को अगर नहीं पता तो आप ये करते हो, जैसे आप बेस लाइन क्रिएट करते हो, सबसे पहले जब आप सैंपल रन करने से पहले आप उसका एक ज़ीरो सेट करते हो या बेस लाइन क्रिएट करते हो, तो आप रेफरेंस और सैंपल के कंपार्टमेंट दोनों में आप सॉल्वेंट ले लेते हो। और अगर वो बेस लाइन आपके पास अच्छी तरीके से बन के आ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो दोनों सेल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम है। अगर वो बेस लाइन सही नहीं बनती और उसमें कुछ नॉइस आपके पास आती है, तो आप यूँ समझ लें कि आपको वो जो सेल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम नहीं है। तो मैच्ड सेल्स आप यूज़ करते हो। फिर आप ये अगेन वही सेल का है कि जो कवर्स आप यूज़ कर रहे हो उसको कैलिब्रेट करते हो वन इन अगेंस्ट वन इन अदर। तो ये भी वही प्रोसेस है। अ, फिर लास्ट स्टेप आपके पास ये आ जाता है कि आप देखते हो रिलेशन बिटवीन एब्जॉर्बेंस एंड कंसंट्रेशन के दरमियान जो रिलेशन है उसको फाइंड आउट करते हो। और वो अगेन जब आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे होते हो तो यू हैव टू मेक कैलिब्रेशन कर्व बिफोर फाइंडिंग आउट एनी क्वांटिटी इन या इन इन एनालाइट और इन योर सैंपल। तो आप जनरली एक कैलिब्रेशन कर्व जो है ना वो बनाते हो एब्जॉर्बेंस वर्सेस कंसंट्रेशन। और वो कैलिब्रेशन कर्व का आपको फ़ायदा ये होता है कि जब जब जहाँ तक वो लीनियर होती है, मतलब एब्जॉर्बेंस वर्सेस कंसंट्रेशन वो लीनियर फॉर्म में वो चेंज हो रही होती है, तो आप उस रेंज को सिलेक्ट करके तो आपकी वो डिटेक्शन लिमिट्स बन जाती हैं कि आप उस कैलिब्रेशन विद इन द लिमिट ऑफ दैट कैलिब्रेशन कर्व आप बहुत से अननोन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो, या क्वांटिटेटिवली आप सैंपल की डिटर्मिनेशन कर सकते हो। अगेन जब आप ये चीज़ कर रहे होते हो तो आप एक लैम्ब्डा मैक्स को ही कंसिडर करते हो, क्योंकि लैम्ब्डा मैक्स पे आपके पास मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आ रही होती है। और वो अगेन कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होती है। जब आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो किसी सैंपल की, तो आपके लैम्ब्डा मैक्स पे जो एब्जॉर्प्शन हो रही होती है वो इंक्रीज हो जाती है या वो डिक्रीज होती है जब आप एनालाइट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हो। तो ये डिपेंड करता है अगेन calibration curve. Now, what to look for UV spectrum? Uh, मैंने आपसे कहा कि मोस्ट ऑफ द टाइम यू कंबाइन योर यूवी एनालिसिस या यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद से जो आपके पास एनालिसिस या स्पेक्ट्रम आया है उसको आप कंपेयर करते हो आईआर और एनएमआर डेटा से, और तभी आप बता पाते हो कि जो पीक डिफरेंट वेवलेंथ पे आपके पास जो लेमडा मैक्स आया है या एब्सॉर्प्शन आई है वो कौन से किस टाइप के क्रोमोफोर ग्रुप हो सकते हैं। तो एक लेआउट है, जैसे आईआर में या एफटीआईआर में हमने देखा था कि आप एक सीक्वेंस लेके चलते हो, तो अगर आपके पास सिंगल बैंड ऑफ लो टू मीडियम इंटेंसिटी है, लेट्स से कि जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो 100 से 10,000 तक है, और दैट इज एट वेवलेंथ लोअर देन 220 नैनोमीटर,
तो ये इंडिकेशन है N2 सिग्मा स्टार की आपके पास। लो टू मीडियम इंटेंसिटी, ये चीज़ें याद रखने वाली हैं कि जिसकी एप्सिलॉन की वैल्यू बस 100 से 10,000 तक हो, एंड दैट पीक इज एट लोअर वेव लेंथ देन 220 नैनोमीटर, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की। और N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन फिर एमाइंस हैं, अल्कोहल्स हैं, ईथर्स हैं, थायोल्स हैं, आर पॉसिबिलिटीज प्रोवाइडेड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इंक्लूडेड इन कंजुगेटेड सिस्टम एक्सेप्ट N2 पाई स्टार जो कि सी ट्रिपल बॉन्ड N में है। हाउर वीक ट्रांजिशन ये हमें देता है N2 पाई स्टार इस रेंज। अगर N2 पाई स्टार होता तो वो भी इसी रेंज में जो है ना वो एब्जॉर्प्शन देता है, जो कि इंडिकेशन है सी ट्रिपल बॉन्ड N से। और अगेन ये आप डेटा जो है ना वो IR या NMR से कंपैरिजन इसका करते हो। Now, a single band of low intensity, uh, one single band of low intensity का मतलब ये है कि एप्सिलॉन की वैल्यू 10 से 100 तक होगी, और that peak would be in a range from 250 to 360 nanometer with no major absorption at shorted wavelength, जो कि शॉर्टेड वेवलेंथ है। 200 से 250 तक कोई एब्जॉर्प्शन नहीं है, और मोस्टली एब्जॉर्प्शन 250 से 360 के दरमियान है, और ऑफ लो इंटेंसिटी है। तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। N2 पाई स्टार ट्रांजिशन आपके पास ये होती है। Simple or unconjugated chromophores generally that contain oxygen, nitrogen and sulfur. For example, C double bond O है, C double bond N है, N double bond N है, NO2 है, COOR है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर एमाइड है, फिर और अगेन इसको IR या NMR से आप कंपेयर करके इसको फाइंड आउट कर सकते हो कि ये वन पीक जो आई है in the range of 250 या 360 नैनोमीटर, तो वो N2 पाई स्टार की ट्रांजिशन है आपके पास। Now medium two bands of medium intensity, जैसे मैंने आपसे कहा पहले भी, medium intensity 1000 से 10,000 band with lambda max above 200 nanometer. It indicates the aromatic ring. जैसे कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि 3 तरह की पीक्स आपके पास आती हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की, 184, 204 एंड 254 नैनोमीटर पे आपके पास 3 पीक्स आती हैं। तो यहाँ पे चूंकि 200 से ऑनवर्ड हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 बैंड्स ऑफ मीडियम इंटेंसिटी है आपके पास, तो ये एरोमेटिक रिंग को जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है। फिर आपके पास बैंड्स ऑफ हाई इंटेंसिटी 10,000 से 20,000 एंड द पीक इज अबाउट 210 नैनोमीटर। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स हैं आपके पास, डाइन्स हैं और पोलीन्स हैं। द ग्रेटर द लेंथ ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम द लॉन्गर द वेव लेंथ। तो जितना जितना कंजुगेटेड सिस्टम हमारे पास बड़ा होता जाएगा और जो चेन है उसकी वो लेंथ में इंक्रीज करती जाएगी, तो हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन है वो शिफ्ट होगी टुवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ। Simple ketones, acids, esters, amides and other containing both pi and n system, इस केस में आपके पास टू एब्जॉर्प्शन N2 pi star at a wavelength greater than 300 nanometer with low intensity, and pi to pi star at a wavelength less than 250 nanometer and high intensity. तो ये अगर ये वाली पीक्स आपके पास आ रही हो तो वो कीटोन्स हो सकते हैं, एसिड्स, ईस्टर्स और एमाइड्स टाइप की
वो कंपाउंड्स हो सकते हैं। Compounds that are highly colored contain long chain conjugated systems और polycyclic aromatic compounds। और ये हमारे पास इनकी एब्जॉर्प्शन जो होती है वो इनविजिबल रेंज होती है, मतलब 380 या 400 नैनोमीटर से ऑनवर्ड 800 नैनोमीटर में हमारे पास ये एब्जॉर्प्शन होती है, जिसमें लॉन्ग चेन कंजुगेटेड सिस्टम होता है या पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक्स आपके पास कंपाउंड्स होते हैं जो कि कलर्ड होते हैं। तो ये था हमारा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की थ्योरी या उसके स्पेक्ट्रम को हम कैसे देखते हैं। तो जब ही मैंने आपसे कहा कि ये आईआर की तरह इंफॉर्मेशन रिच नहीं होता, इसमें इतना ज़्यादा फाइन स्ट्रक्चर नहीं होता, तो इसको आप जनरली कंपेयर करते हो दूसरे रिजल्ट्स के साथ, दूसरी टेक्निक्स के साथ, तभी आप जो है ना इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन जब आप रिसर्च लैब में जाओगे तो आप देखोगे कि मोस्टली आपके जो एब्जॉर्प्शन स्टडीज़ हो रही होती हैं, या आप यूँ कह लें कि जो एनवायरनमेंट के फील्ड में जो स्टडी फॉर एग्जांपल डिटेक्शंस आप कर रहे हो किसी भी आयंस की, तो वो इसी तरीके से आप यूवी या फिर आप एड्सॉर्प्शन की स्टडी जो कर रहे होते हो मोस्टली यूवी विजिबल पे आप उसको करते हो। जैसे आप कलर डाई को देखते हो, उसकी कंसंट्रेशन विद टाइम, कोई भी आपने एड्सॉर्बेंट यूज़ करना होता है तो उसमें आप कलर्ड डाई को जो है ना वो डिग्रेड कर रहे होते हो या उसको एडसॉर्ब करवा रहे होते हो, तो उसकी स्टडी आप यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही करते हो। और उसमें अगेन आप सबसे पहले क्या करते हो कि आप एक कर्व, जो कैलिब्रेशन कर्व है वो बनाते हो। तो जब तक आपके पास कैलिब्रेशन कर्व नहीं बनती तो आपके रिजल्ट जो है ना वो डाउटफुल होते हैं। तो कैलिब्रेशन कर्व आपके अगर एक एनालाइट के लिए बन जाती है तो आप किसी भी अननोन, उस एनालाइट की अननोन कंसंट्रेशन को उस कैलिब्रेशन कर्व के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो नाउ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हम शुरू करते हैं।